हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2024 टू 25, दैट इज आईआईटी बॉम्बे। तो आज जो आईआईटी बॉम्बे का पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन ओपन हुआ है एकेडमिक ईयर 8वां सेमेस्टर के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस किस ब्रांच में पीएचडी पोजीशन ओपन हुआ है और आप इजीली कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो जैसा आपको पता है कि अभी जस्ट गेट का जो रिजल्ट है वो एक दिन पहले डिक्लेयर हुआ है। तो आप लोग को बहुत सारा क्वेरी होगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने गेट स्कोर पे हमारा एडमिशन हो सकता है पीएचडी में और एमटेक में। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा सेपरेट वीडियो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, गेट के कट ऑफ वगैरह के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि पीएचडी एडमिशन जो आईआईटी बॉम्बे का उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। सभी लोग का ड्रीम होता है आईआईटी पीएचडी बॉम्बे में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये हमारा जो वेबसाइट है ये आईआईटी बॉम्बे का वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पीएचडी पोजीशंस ओपन हुआ है ये 2024 के लिए 8वां सेमेस्टर के लिए ओपन हुआ, मींस ये जुलाई सेशन के लिए ओपन हुआ है। तो कौन कौन से जो ब्रांचेस में ओपन हुआ है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, अर्थ साइंस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फिर है एनर्जी साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिस्टम्स बायोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हेल्थ, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। मीन्स सारे डिपार्टमेंट में ओपन हुआ है। तो आप अगर किसी भी ब्रांच से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रिलेटेड ब्रांच में। तो फिर हम क्या क्या आप देख सकते हैं फर्दर जो इनका शेड्यूल और ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है उसको हम देखते हैं क्या क्या इनका डिटेल में दिया गया है। तो ये जो है ये पीएचडी इन्फॉर्मेशन ब्राउजर है, इसको हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपके लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए जैसे अलग अलग इनका जो डिसिप्लिन और एकेडमिक यूनिट्स हैं उसमें सभी में वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। और हम देखते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे ह्यूमैनिटीज है, इंडस्ट्रियल है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस है, मैनेजमेंट भी है, फिजिक्स है, अर्बन साइंस। और फिर ये सब पूरा आया हुआ है। जो अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग में है इसमें इस बार एडमिशन नहीं हो रहा है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर क्या है जो इनका फेलोशिप कैटेगरी है वो बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे स्पॉन्सर, फुल टाइम कैंडिडेट। फिर ये सब हम देखेंगे वन बाय वन। अभी हम देखते हैं गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो आपको अप्लाई करने से पहले अच्छे से इस ब्राउज़र को गो थ्रू करना है और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे ताकि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई गलती ना हो। तो ये जो है इनका ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ये जो आईआईटी बॉम्बे का है इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही फिल करना है। और जो आपका एप्लीकेशन फीस है कैटेगरी वाइज जो क्या क्या है, जो वोमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो रेगुलर, जो जिनका रेगुलर है उनके लिए 150 है और जिसका एक्सटेंडेड पीरियड है उनका 650 है। फिर एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ है और अगर एप्लीकेशन फीस एक्सटेंडेड पीरियड की बात करेंगे तो 650 लगेगा। ऑल अदर कैंडिडेट मीन्स जितने भी बॉयज़ हैं, बॉयज़ कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए हैं उसके लिए 300 रुपीज़। और अगर आपका एक्सटेंडेड पीरियड है मीन्स आप डेडलाइन की बात करेंगे तो 800 लगेगा आपको। फिर है जो आपका ये फीस वगैरह सब पूरा ऑनलाइन ही जमा होगा, आपका ऑफलाइन कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर जो एप्लीकेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, आपको मीन्स ये रिटर्न नहीं किया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है भी है या नहीं। तो आप मेक श्योर ये सब अच्छे से कर लें। फिर नेक्स्ट है जो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे पीएचडी एप्लीकेशन के लिए। आपको अपना फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर, मार्कशीट ऑफ लास्ट सेमेस्टर्स, लाइक जो आपका यूजी और पीजी है उसका लास्ट सेमेस्टर का पूरा मार्कशीट चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट है तो आपको प्रीवियस सेमेस्टर तक अपना मार्कशीट अपलोड करना होगा। फिर अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, तो वो भी आपको अप्लाई करना होगा, अपलोड करना होगा। फिर अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको भी बनाना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो मीन्स ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फिलअप। और एसओपी क्या होता है कि आईआईटी बॉम्बे एक एसओपी मांगता है कुछ वर्ड्स का कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है आपका और आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एसओपी भी लिख करके रेडी कर लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ओबीसी एनसीएल, आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास में है एनसीएल में तो आपको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। अगर आपका पुराना है तो आप अपना ये नया बनवा सकते हैं, क्योंकि पुराना
नहीं चलेगा। EWS भी आप रिन्यू करा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन हो जाता है। ये जैसे लिखा हुआ है इनका 14 पॉइंट्स, ये 14 पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका एडमिशन जो है वो गेट के रिटर्न बेस्ड इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेस पर होगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट इंटरव्यू कराते हैं 2 राउंड्स, बहुत सारे जो सेंटर डिपार्टमेंट है वो रिटर्न और इंटरव्यू दोनों कराते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। तो आप उसका अभी ना सोचें, आप अप्लाई करें, वो तो बाद की बात है। फिर नेक्स्ट है जो इनका दिया गया है कि स्टूडेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज हर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट एंड फाइनल ट्रांसक्रिप्ट ऑन और बिफोर 31 अगस्त। तो इन्होंने टाइम लाइन दिया हुआ है कि आप 31 अगस्त तक आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप एनओसी वगैरह या सेल्फ अटेस्ट मतलब वो देते हैं कि आपका पेयरिंग है, फिर बाद में आप सबमिट करेंगे तो 31 अगस्त तक आप सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट है जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स आगमन और स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए, तो नो एडमिशन फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर 2024 फॉर असर देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज। तो ये अलग पॉलिसी स्टडीज में इन्होंने स्प्रिंग सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या क्या है, फिर हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। एमटेक प्लस पीएचडी मीन्स डुअल डिग्री किस किस डिपार्टमेंट में है। तो अगर आपका एमटेक और पीएचडी डिग्री आप देखना चाह रहे हैं, या एमटेक और पीएचडी दोनों डुअल डिग्री देख रहे हैं, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में है आपका, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, नेचुरल साइंसेज, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये एमटेक भी है, और एमटेक प्लस पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम दोनों भी है। एमबीए भी है आपका, एग्जीक्यूटिव एमबीए है, एमएस बाय रिसर्च भी है, फिर एमएस प्लस पीएचडी डुअल डिग्री इन ह्यूमैनिटीज साइंस में है और सोशल साइंस में है। फिर जो पीएचडी वाली आपका होगा ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो साइंस इंजीनियरिंग, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लाइफ साइंस के तो आप बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं इन्हें। इन्वायरमेंटल साइंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल साइंस में कर सकते हैं, आपके पास अर्थ साइंस है, एनर्जी साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है पीएचडी एडमिशन के लिए जो इस बार ओपन हुआ है। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री या एमबीए या बीटेक डिग्री 4 ईयर की, या आपका 2 मतलब जो एमटेक है 2 ईयर्स का उस वो होना चाहिए। फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या मेडिसिन में 4 ईयर का होना चाहिए आपके पास मीन्स, और वैलिड गेट स्कोर या जस्ट होना चाहिए। अगर फिजिक्स के हैं तो जस्ट होता है, तो गेट या जस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यूजीसी नेट है, एलएस, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है या अदर कोई फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका वही सीजीपीए वगैरह 60% होना चाहिए मिनिमम मार्क्स ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और फर्स्ट क्लास आपका यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, सीजीपीए 6 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ये सब आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है। फिर जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, फर्स्ट क्लास आप यूजी डिग्री पीजी डिग्री होनी चाहिए। तो कुछ रिलैक्सेशन है एससी कैंडिडेट के लिए। तो आपको एटलीस्ट गेट तो क्वालिफाई ही होना है, अगर गेट आपका नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गेट हो या नेट हो या कोई और फेलोशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो एप्लीकेशन कैटेगरीज है फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगा कि किस हम फेलोशिप के अंडर अप्लाई करें, किस कैटेगरी में। तो बहुत सारी कैटेगरीज है, उसको हम डिटेल में बात करते हैं। पहला है टीचिंग असिस्टेंटशिप जिसको बोलते हैं टीए। ये क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर एमओई नॉर्म। ये क्या होता है टीए, अगर आपके पास गेट होता है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना है आपको। अगर आपके पास गेट है तो आपको इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होता है। इसमें वही मेंशन कर रखा है कि आपके पास मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, गेट होना चाहिए, या नेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास अगर बीटेक आईआईटी से है तो आपका जो सीजीपीए है 8 है वो होना चाहिए, तो आपके पास गेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप आईआईटी से हैं ऑलरेडी और आपका सीजीपीए 8 पॉइंट है, गेट नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी बॉम्बे में। तो आपको जो असिस्टेंटशिप मिलेगा वो 5 ईयर तक मिलेगा। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स जो होगा 37,000 मिलेगा। फिर लास्ट का जो 3 ईयर होगा वो 42,000 मिलेगा आपके प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग। फिर आपको 8 वीक का जो वो करना पड़ेगा, लेबोरेटरी वर्क या टीए कैटेगरी में आपको ड्यूटी करनी होती है पर वीक, तो उसके अकॉर्डिंग फेलोशिप आपको दिया जाता है। फिर दूसरा है रिसर्च असिस्टेंटशिप कैटेगरी। दूसरा है रिसर्च असिस्टेंटशिप कैटेगरी,
इसमें भी जो है अगर आपके पास गेट है या फुलफिल क्राइटेरिया जो नीचे दिया गया है कि एमबीए है, बैचलर डिग्री या कोई भी मास्टर्स डिग्री या बैचलर डिग्री है और वैलिड गेट है, तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो टीए था, ये आरए है, रिसर्च असिस्टेंटशिप। इसमें क्या होगा कि आपको सेम फेलोशिप दिया जाएगा जैसा कि टीए में दिया जाता है। फिर क्या होगा, द इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी ऑफ आरए सीट विल बी अवेलेबल विद पब्लिश्ड इंडिविजुअल एकेडमिक यूनिट। तो क्या होता है कि बहुत सारे इनके जो यूनिट है वो अपना आरए सीट निकालते हैं, कितना आरए सीट है और कितना कौन कौन से सेंटर में है, तो वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। अभी आप अप्लाई करें अलग अलग सेक्शन में। फिर इसमें क्या होगा, आरए में आपको 20 आवर्स पर वीक आपको ड्यूटी करनी होती है रिसर्च के लिए, और आपको असिस्टेंटशिप करनी पड़ेगी। जैसे टीए में था 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी पर वीक, और इसमें 20 आवर्स पर वीक एज असाइंड बाय एकेडमिक यूनिट आपको ड्यूटी करना होगा। तो थोड़ा सा ये रहता है इसका थोड़ा सा, इसमें आपको 20 आवर्स देने होंगी रिसर्च, और बीटेक एमटेक वालों को पढ़ाना होता है। फिर थर्ड जो कैटेगरी है आपकी टीएपी आरएपी, इसको बोलते हैं टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। तो इसको बोलते हैं थ्रू प्रोजेक्ट पीएचडी। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है, जेआरएफ है या नेट है, और बीए बीटेक डिग्री है, अगर आपको इसके लिए क्या है, वैलिड गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी गेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट पीएचडी में। अगर नेट है आपके पास तो आपको यही जो है सेम आपको काम करना होता है। प्रोजेक्ट मतलब गाइड अलॉट होगा, वो आपको काम देगा, वो भी करना होता है, और आपका खुद का भी रिसर्च करना होता है, तो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। बट अगर आपके पास गेट नहीं है तो आप इसमें प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर फेलोशिप अवार्ड, ये तो एक्सटर्नल फेलोशिप है। अगर सीएसआईआर है, यूजीसी है आपके पास, डीबीटी डीएसटी, ये सब है, डीएई, ये सब तो आप अपना फेलोशिप अवार्ड एफए के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पॉन्सर्स कैंडिडेट। अगर कोई भी कैंडिडेट क्या है, वो एम्प्लॉइज है, किसी कंपनी में अप्लाई करता है इसके लिए, तो 3 इयर्स का पीरियड उसको मिलेगा, और इसके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा आईटी बॉम्बे की तरफ से। तो ये है, इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। अगर कोई जॉब कर रहा है उसके साथ साथ वो पीएचडी करेगा, 3 साल के लिए इसको मिलता है टाइम, तो आईटी बॉम्बे जो है वो फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंस इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग दोज ऑन स्टडी लीव, एसएफ बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आईटी बॉम्बे कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करता है। स्टूडेंट एडमिटेड अंडर दिस कैटेगरी आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन ऑन कैंपस, आपको हॉस्टल भी नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट विद प्रोविजनल डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप में अप्लाई अंडर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी, इसमें आपको अगर डीएसटी वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपका सक्सेसफुल डीएसटी हो जाता है तो आपको कन्वर्ट करा लेना होगा एफए कैटेगरी में, मीन्स फेलोशिप कैटेगरी में आपको कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे हैं। फिर नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल्स, ये फॉरेन के लिए है, अगर कोई भी अप्लाई करता है तो उसके लिए है। फिर ये इंस्टीट्यूट स्टाफ ऑफ आईटी बॉम्बे, अगर आप कोई भी कैटेगरी में है, परमानेंट पर्सन या स्टाफ मेंबर है, तो ये उनके लिए है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्टाफ, अगर कोई प्रोजेक्ट स्टाफ है और वो अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए आपको इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 इयर्स का टाइम मिलेगा कंप्लीट करने के लिए पीएचडी। वही है, आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेटर फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ पीआई। फिर एक्सटर्नल है, अगर आप किसी भी एम्प्लॉई हैं आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन में और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए एक्सटर्नल कैंडिडेट, मीन्स आप पार्ट टाइम होंगे, फुल टाइम नहीं होंगे। तो ये सब आपको देख करके अप्लाई करना है। फिर सी कॉलेज टीचर, candidate employed as faculty member in college and university and is desirous of PhD program while in employment and without availing study leave may apply for admission under this category। तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। These candidates must have a supervisor internal from institute IT Bombay and an external supervisor from their parent organization where they will be doing the research work। इसमें क्या होगा कि एक आईटी बॉम्बे का फैकल्टी होगा इंटरनल, और एक्सटर्नल होगा आपके इंस्टीट्यूट का जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं। The appointment of external supervisor is optional based on recommendation of the supervisor and the respective DPGC। The admission are based on the following नाम्स। ये सब आपका कैटेगरी है कि आईटी बॉम्बे, और जो आपका एक्सटर्नल गाइड है उसके साथ में आपका रिकमेंडेशन है और सुटेबल फर्दर है, और एनओसी वगैरह आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको अगर एनओसी देता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक क्या है, कैंडिडेट एडमिट अंडर सीटी कैटेगरी ट्रीटेड एज आर विथ एसएफ कैटेगरी एज फार एज पेमेंट ऑफ फीस एंड डिपॉजिट्स आर कंसर्न। तो ये वो उनका कैटेगरी अलग है थोड़ा सा। फिर एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वही कि आपको इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट देना होगा, उसके बाद ओवरऑल मेरिट बनेगी अगर आपका उसमें आ जाता है।
तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। फिर आपको जो कैंडिडेट कॉल फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन, हाँ अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई किए हैं तो आपको एक से दो मतलब अदर डिसिप्लिन में भी चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका फर्स्ट चॉइस क्या है। पेमेंट ऑफ फीस एंड डिपॉजिट्स, आपको ये ऑनलाइन पेमेंट करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आईटी बॉम्बे में, तो आपको ऑनलाइन फीस पे करना होगा। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पीएचडी के लिए, फिर कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर सबमिशन ऑफ थीसिस एंड अवार्ड, ये सब फर्दर डिटेल हो जाता है। तो हमने इसमें बात किया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी पोजीशन आए हुए हैं, फेलोशिप कैटेगरी क्या 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 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चे को रहता है कि फेलोशिप कैटेगरी में कि किस में हम अप्लाई करें। तो अगर आपका गेट है तो आप टीचिंग असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च में भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, गेट नहीं है, अगर आप आईआईटी से हैं, अगर आपका सीजीपीए 8 पॉइंट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन्स बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप बनवा सकते हैं, जैसे मैंने बात की ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी एनसीएल, वो सब आप न्यू बनवा लें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना होगा। और आपका जो गेट है वो भी, गेट स्कोर वो भी मतलब वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत सारी वीडियो ऐसे पाने के लिए। और गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।